नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिसर में आप लोग का स्वागत है। घटना चक्र सीरीज का चौथा वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। इसमें कवर करेंगे कोशिका चैप्टर को, बायोलॉजी का कोशिका को कवर करेंगे और इसके बाद पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका जो भी हुआ देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पहला पॉइंट क्या बनता है? कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसका? जीवधारी की इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। खुद कोशिका में खुद जनन की क्षमता होती है। जैसे आप कहीं देखिएगा चोट लगता है या कहीं घाव होता है तो खुद भर जाता है, तो कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक प्रतिपादन किया। बाद में रुडोल्फ विर्चॉव ने नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है जोड़कर इसे आधुनिक रूप प्रदान किया। सबसे पहले कोशिका को जो सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं कौन दिया था? स्वान ने। लेकिन बाद में विर्चॉव जो है इसकी नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है ये जोड़कर आधुनिक रूप प्रदान किया। अगला है जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका देखिए क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये एक कोशिकीय होते हैं। इसमें देखिए नई केंद्रक होता है, नई केंद्रक कला होता है, नई केंद्रिका होता है, कलायुक्त भी नहीं होती है और कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक गुण होता है, परंतु इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कौन प्रोटीन? हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं निरहरी शैवाल में पाई जाती हैं। यानी जीवाणु एवं निरहरी शैवाल किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। किस प्रकार की? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रिका कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में ये सब होता है, परंतु परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं होती। देखिए स्तनधारियों की आरबीसी और संवहनी पौधों की सिव ट्यूब कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यानी इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन क्या होता है? पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। अब देखिए पादप का कोशिका और जंतु कोशिका यानी पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है और जंतु हम लोग का जो कोशिका होता है इसको किस लेकर के भिन्न होता है? ये कोशिका भित्ति के कारण होता है। कोशिका में जो बाह्य आवरण होता है, सेल वाल जो होता है कोशिका भित्ति। आप देखिए पेड़ काटिएगा तो उसमें राउंड करके सर्कल टाइप का जो है एक भित्ति होता है, परत होता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति होता है, अब जबकि जंतु नहीं होता है। जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। हरित लवक कैसे रहेगा उसमें? हरा कौन रहता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा पादप कोशिका में से हरित लवक पाया जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। अर्धपरागम्य झिल्ली है जो प्रत्येक जीव में कोशिका के जीवद्रव को घेरे रहती है। जो प्रत्येक सजीव में कोशिका के जीवद्रव को क्या करते हैं? घेरे रहती है। कौन? अर्धपरागम्य झिल्ली। रॉबर्टसन 1959 रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होता है। देखिए रॉबर्टसन एक वैज्ञानिक थे जिसने बताया कि कोशिका का जो बाहरी और भीतरी झिल्ली होता है वह किससे बना होता है? प्रोटीन से, जबकि मध्य जो पिछला वाला भाग होता है लिपिड द्वारा निर्मित होता है। वर्तमान में सिंगर और निकोलसन 1972 में ये दिए थे द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होती है। इसके अनुसार क्या कहा? सिंगर और निकोलसन की कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका की कला RER से राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को देखिए प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। और राइबोसोम इसलिए राइबोसोम क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम यहीं बनते हैं।
राइबोसोम में ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, आगे आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं निरहित शैवाल तथा कुछ विशिष्ट यूकेरियोटिक कोशिकाओं जैसे परिपक्व, स्तनधारी और एरिथ्रोसाइट को छोड़कर से सभी सजीव, पादप एवं जंतुओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। निरहित शैवाल तक कुछ विशिष्ट यूकेरियोटिक कोशिका को छोड़कर वहाँ के जितना भी जीव है और जंतु है सभी के कोशिका द्रव्य में एक बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की प्रक्रिया प्रत्येक जीव में जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की जो क्रिया होता है जीव में ये कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं, श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कोई भी क्रिया हो जाता है तो उसके अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी, क्योंकि सांस कहाँ लेता है? श्वसनांग सांस लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसमें एटीपी बनेगा ऊर्जा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म पूछेगा आपको, क्या ये याद रखना है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अणुओं से उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स तक, इसका खोज किया था हेंस क्रैब ने। आगे देखेंगे हेंस क्रैब। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हेंस क्रैब ने 1937 में की थी। एक चक्र चलते रहता है, चलते रहता है। अगला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। क्लोरोप्लास्ट किस में बदलती? क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। कौन कोशिकांग है? याद ध्यान रखिए, पादप कोशिकांग, न कि जंतु कोशिकांग है। पादप कोशिकांग है जिसमें पर्ण हरित या क्लोरोफिल नामक मैग्नीशियम युक्त हरित लवक पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम होता है अधिकतम, जो थालेकोइड झिल्ली के प्रोटीन के साथ संगठित होकर प्रकाश का अवशोषण करता है और यह वर्णक पत्ते को हरे रंग का कारण है। ठीक है, पत्ता जो हरा रहता है इसी कारण क्लोरोफिल में जो है क्या रहता है? थालेकोइड झिल्ली के प्रोटीन संगठित रहता है। अगला पॉइंट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए इसमें और कुछ पॉइंट छोड़ दिया है। यातायात प्रबंधन। कोशिका के यातायात जिस होकर के जाता है रास्ता जो होता है, ये कोशिका के यातायात प्रबंधन गोल्जिका को ही कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसमें बहुत से अलग जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम मार्ग में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन की क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में की थी। एक कोशिका में प्रायः यह केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। देखिए केंद्रक क्या होता है? इसमें डीएनए आनुवंशिक लक्षण होता है, जेनेटिक गुण ट्रांसफर करने की क्षमता होता है। इसका सबसे खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। डीएनए की खोज, देखिए डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के लोग सोचता है ये वाटसन एंड क्रिक ने किया था, नहीं, वो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए की खोज किया था मेनली रूप से ये फ्रेडरिक मिशर होता है। फ्रेडरिक लिया यहाँ पे, फ्रेडरिक मिशर 1869 में इसका खोज किए थे। और डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल ये दिए थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर रहता है? नाभिक के अलावा, नाभिक में तो रहता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी रहता है।
सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। इनमें कुछ एकल कोशिका से बने होते हैं, जिसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे प्रोटोजोआ, युगलिन आदि। अन्य जीवों जो कोशिकाओं से बने होते हैं, कई कोशिका से बने होते हैं, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका चयनात्मक रूप से प्रागम कला से घिरा होता है। किस कला से? पारगम कला से घिरा होता है, और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है, खुद जनन करने की क्षमता होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटे संगठन रूप है जिसमें सभी कोशिकाएं क्रिया होती है। एपोप्टोसिस जो है, एपोप्टोसिस कोशिकाएं और आणविक रूप से नियंत्रित कोशिका मृत्यु की एक विशिष्ट विद्या है। इस मृत्यु की एक विशिष्ट विद्या है, यानी सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल। इसे प्रक्रमित नियमित कोशिका मृत्यु कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। जब भ्रूणीय विकास होता है ना, उसमें अंग या प्रतिरूपण होता है, उस समय ये मृत्यु होता है इसका। अगला पॉइंट है वायरॉइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं जो सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। प्रयांश लघुत्तम सजीव कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण हैं। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि रिकेटियास में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो चलिए, इसके थ्योरी हम लोग देख चुके हैं, और अब इसका जो है रिवीजन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव की संरचनात्मक इकाई और एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? इसे पहले पढ़ चुके हैं। जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डिस्कशन इसका देख चुके हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक नामक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। कहाँ पे? नाभिक के अलावा 2 जगह, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें भोजन बनाता है पेड़ पौधा। तो जीवों के लक्षणों की संख्या सूचना को जन्मपत्री की भांति जन्मों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर 1869 में की थी, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो प्रयांश लघुत्तम सजीव कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। रिकेटियास में कोशिका भित्ति नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका है। सी में विषाणु सम वायराइड एकल तंतु आरएनए जंतु से बने होते हैं, ये सही है, बाकी सब गलत है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वायराइड्स अविकल्पी परजीवी होते हैं जो सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। प्रयांश लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि रिकेटियास में कोशिका भित्ति पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है शरीर में? माइकोप्लाज्मा गैलिचप्टिकम। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। पादप कोशिका में सेलुलोज भित्तियाँ होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं। बिल्कुल राइट है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में वे होती है। देख लेते हैं। परिपक्व पादप कोशिका में वृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियाँ होती है। एक मिनट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 और 3। पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होती है। और परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में छोटी छोटी राजधानियाँ होती है। ठीक है। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न किस प्रकार से होता है? तो सिंपल है, किसके लेकर के? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बताया था आप लोग को,
पेड़ पौधा यदि काटिएगा गाछ तो उसमें देखिएगा कि एक सर्कल टाइप का बहुत सारा छोटा 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 करके धीरे धीरे बड़ा रहता है, वो वही भित्ति है जो कि सिर्फ पादप कोशिका में संभव है और हम लोग के शरीर में नहीं होता है ऐसा। 6 नंबर क्वेश्चन है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होता है। सिंपल है, कोशिका भित्ति हम लोगों में कैसे रहेगा, कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं रहता है, सिर्फ वो पादप कोशिका में होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल कहाँ, ऊर्जा कहाँ, एटीपी कहाँ मुक्त होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु मिनरली सेवल तथा कुछ विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका जैसे परिपक्व स्तनधारी एरिथ्रोसाइट को छोड़कर सभी जीव पादप जंतुओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीव की कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्राथमिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होता है। देखिए इसका डिटेल्स पहले ही हम थ्योरी के रूप में डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए इतना डिस्कशन करना उचित नहीं है। 8वां क्वेश्चन, किस कोशिकांग में कोशिका को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल वही हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया को। 10 नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसका, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन का। 11 नंबर क्वेश्चन है जैविक झिल्ली किससे बनी होती है। तो जैविक झिल्ली किससे बनी होगी, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में किसका भूमिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचिए। तो इसका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में किसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम का। राइबोसोम खोज किसने किया था, डी डुवे ने खोज किया था। प्रोटीन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खुरदरी अंतःद्रव जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायक होते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। भाग क्यों जाता है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, क्या है, क्रेब्स चक्र। इससे पहले पढ़ चुके हैं क्रेब्स चक्र, जिसका खोज हेंस क्रैब ने किया था। क्रेब्स चक्र 1937 में खोज किए थे। और अगला क्वेश्चन है इसमें, चलिए ये यहीं पे कोशिका का इतना ही ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें 15 है ऑब्जेक्टिव। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें अनुवांशिकता पढ़ेंगे।